सभी मित्रों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय बिरसा, जय साहू, जय फूले, जय परशुराम जी, जय श्री राम। तो मैंने तो सारे देवी देवता, सारे महापुरुषों के लगभग नाम ले दिए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो हमने कार्यक्रम किया गुरदीप सिंह जी के साथ हाल ही में। तो उन्होंने बताया कि जो खालसा पंथ की स्थापना हुई बैसाखी के दिन, आई थिंक 1699 में जो हुई है, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने जो करी, तो उसमें उन्होंने भारत की सभी जातियों को और जो शूद्र माने जाते थे सब जातियों को खालसा में मिलाया और मुगलों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा। लेकिन उसके अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र के, जो आज के हिमाचल के गढ़वाल क्षेत्र आते हैं, यहाँ के जो राजा थे, हिंदू राजा थे, वही मुगलों के साथ मिलके उनके विरुद्ध हो गए। तो हमारे भारत की जो राजनीति है, अब हम उसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मेरे साथ मेरे मित्र और कुशल शर्मा है। तो कुशल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए कार्यक्रम में। इससे पहले मैंने दो कार्यक्रम कुशल के साथ और किए हैं। ये पहले कार्यक्रम का ही अगला हिस्सा है। वो कार्यक्रम हमारा बीच में छूट गया था, तो उसके ऊपर ये वीडियो है, उसी कार्यक्रम की श्रृंखला है। और इस श्रृंखला को मैं निखिल सबलानिया कोशिश करूंगा कि आगे तक लेके जाऊं, क्योंकि कुशल के पास एक अच्छा अनुभव है फिल्मों में काम करने का, कॉरपोरेट जगत में काम करने का। कुशल ने अफगानिस्तान में भी काम किया है, भारत के अलग अलग राज्यों में काम किया। और कुशल भारत के जो स्विंग स्टेट है, स्विंग स्टेट मतलब एक ऐसा राज्य जो कि चुनावों के अंदर ये निर्धारित करता है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। और भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश से ये आते हैं और दिल्ली में कार्यरत है। तो कुशल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे धन्यवाद। मायावती जी पर। तो दर्शकों से निवेदन है कि वह वीडियो जाकर जरूर देखें। तो हमने ये चर्चा करी थी कि क्या बीएसपी के आने पर, और वैसे तो वो 3 बार पहले बनी लेकिन वो कार्यकाल पूरा नहीं रहा, लेकिन जो उनका प्रमुख कार्यकाल रहा, अंतिम कार्यकाल 2007 से 2012 के बीच, क्या उसमें कोई सामाजिक परिवर्तन हुआ? क्योंकि असल में जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने शुरू करी, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सामाजिक परिवर्तन था। लेकिन उन्होंने एक रास्ता बताया सत्ता परिवर्तन करने का, और सत्ता परिवर्तित हुई। और हमारी ये चर्चा रही कि सत्ता बेशक परिवर्तित हुई हो, लेकिन जो एक सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए था। तो इसमें बाबा साहेब जी का एक इंटरव्यू बीबीसी में दिया है उन्होंने, वो 1955 का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कहते हैं, मुद्दे पर, सेपरेट इलेक्टोरेट पर, पृथक चुनावों के ऊपर, पृथक चुनाव के जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और आदिवासी समाज के जो लोग थे, अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति जनजाति, वो अपने चुनाव, उनके चुनावों में उनके प्रतिनिधित्व सिर्फ उनके आबादी के लोग चुनते हैं। खैर, ये एक इतिहास है। लेकिन उनका जो मेन बात थी वो ये थी कि वो कहते हैं, मैंने गांधी जी को बोला कि हिंदू समाज एक विखंडित समाज है, टूटा हुआ बिखरा हुआ समाज है। आपने ये बोला कि चलो ये पृथक चुनाव ना करके हम आम चुनाव करें जिसमें सब मिलकर चुनाव के अंदर वोटिंग दे। अगर एक दिन सब वोटिंग दे भी देंगे, एक दिन सब वोट कर भी देंगे अपने नुमाइंदे को, क्या इससे समाज एक हो जाएगा? और उनकी बात एकदम सही साबित हुई है। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है, जहां पर इतनी बार एक ऐसी सरकार बनी जो कि भारत के SC ST OBC माइनॉरिटीज उनको रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन 4 बार सरकार बनने के बाद, अच्छा उनके अलावा जो एक और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, वो भी लगभग जो है वो खास करके ओबीसी वर्ग को जो है ना, उनका, उनकी नुमाइंदगी करती थी। हालांकि उन्होंने कई अच्छे काम किए, खास करके फूलन देवी जी को लेकर जो उन्होंने काम किया कि उन्हें जेल से रिहा किया, वो एक बहुत अच्छा काम था। उन्हें वो राजनीति में भी लेकर आए। लेकिन क्या सामाजिक परिवर्तन, क्या वो रिश्ते हिंदुओं के जो अलग अलग विखंडित जातियों में है, और मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा कि सिर्फ तथाकथित उच्च जातियां, बल्कि जितनी भी अनुसूचित जातियां आती है उनके भी आपस में रिश्ते नहीं होते। मैं कई कार्यक्रम इस पे कर चुका हूँ, और माननीय रमेश भंगी जी के साथ, माननीय अमृतलाल रावल जी के साथ, और इस पर मैंने भी कई बातें अपने मित्र राजीव को बताई है। तो इसके ऊपर हम विशेषकर ये जो कार्यक्रम है, ये मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो था उस पर केंद्रित है। तो कुशल, हमारी जो अंतिम बात थी, तो उसके अंदर जो मैंने उसमें टैगलाइन भी दी कि क्या हिंदू जो तथाकथित उच्च हिंदू है
वे मायावती जिससे डर गए थे? ये क्वेश्चन मैं दोबारा से फिर आपसे पूछता हूँ। उसमें तो आपने इसका जवाब दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप इस प्रश्न की समीक्षा करें। जी। आ, हाँ निखिल, कहीं ना कहीं जब वो चुनाव, जब मायावती जी, जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी जो काफी समय से सत्ता पे काबिज थी, और जब वहाँ मायावती जी का शासनकाल शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं अग्री जातियां भी इससे खुश थी, इस परिवर्तन से, क्योंकि कानून व्यवस्था और एक जाति विशेष को जो संरक्षण प्राप्त था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत लोगों के लिए एक समाज में एक समस्या बन गया था, क्योंकि पुलिस वगैरह भी उसमें कोई सुनवाई नहीं होती थी अक्सर। एक जाति विशेष के विरुद्ध अगर कोई किसी की कोई शिकायत होती थी, तो शुरुआत में तो मुझे लगता है मायावती जी का जो शासनकाल की जो शुरुआत थी उसका समाज ने स्वागत किया था। अग्री जातियों ने भी स्वागत किया था कि कम से कम अब जो है थोड़ी कानून व्यवस्था में सुधार आएगा, जो कि आया भी था। पर कहीं ना कहीं एक इस तरह का अ, एक इम्प्रेशन और एक इस तरह की एक पब्लिक ओपिनियन बना समय के गुजरने के साथ, कि खास तौर पे जब मायावती ने इस तरह के स्मारकों का निर्माण करना शुरू किया, और कई जिलों के नाम, शुरुआत में उन्होंने कई जिलों के नाम बदले थे। जैसे हमारे क्षेत्र में एक अमरोहा करके एक जिला आता है, जो मुरादाबाद का हिस्सा हुआ करता था, फिर पहले वो जिला बना, उसका नाम, उसका ऐतिहासिक नाम अमरोहा ही रहा, जहाँ से हमारे प्रसिद्ध फिल्म मेकर कमाल अमरोही जी भी आते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों के निर्माता, सब जानते हैं उनको, महबूब स्टूडियो उन्होंने स्थापित किया मुंबई में, मुगले आजम उन्होंने बनाई। तो अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर, और इस तरह कई और भी जिलों के नाम उन्होंने, मतलब जहाँ पे उन्होंने जो थे दलित नेताओं और दलित जो भी सामाजिक सुधारक थे उनके नामों पे रखे, और कई लेकिन डर विश्वविद्यालयों किस के भी बात नाम का रहा? बदले। डर किस बात का? अ, डर, मुझे लगता है इसके बाद जब दूसरे चरण में उन्होंने सिंबल्स वाली काफी, उस टाइम वो लगता था इससे काफी ऑब्सेस थी, उन्होंने कई जगह जैसे कि दलित प्रेरणा स्थल, और जहाँ पे उन्होंने मूर्तियां, लखनऊ में भी उन्होंने एक अंबेडकर पार्क की रचना की थी, जहाँ हाथी और जो बाकी भी उनका खुद का चुनाव चिन्ह हाथी है, और बाकी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, या दलित जो स्मारक बनवाए समाज काफी सुधारक थे सारे, उनकी प्रतिमाएं, कई मेमोरियल्स काफी स्मारक सारे। बनवाए। तो तो मुझे डर लगता किस है बात का हुआ? लोगों ने, मुझे लगता है डर पैदा किया गया, एक प्रोपेगेंडा जो था, दूसरी विरोधी पार्टियां जो उनके विपक्ष में थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कि कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को ही थ्रेटन कर रही हैं। तो इस तरह की एक फीलिंग लोगों में लाई गई कि ये तो लगता है सब जो है हिंदू धर्म को ही खतरे में डाल रही हैं, और नहीं, इस वजह से कहीं ना कहीं अब मुझे तो लगता आप है थोड़ा। समझदार हो गए हैं, आपने मूवमेंट भी देखी है पिछले साल से सोशल मीडिया पे। आपको जी। लगता है कि अगर वो बनती तो हिंदू धर्म को खतरा था? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? या फिर कोई असल और में अम्बेडकरवादी अगर कल को प्रधानमंत्री, या कह चलिए अभी तो यूपी की बात करें, यूपी का मुख्यमंत्री बनता है, आपको जी, लगता है कि हिंदू धर्म को खतरा हो सकता है? नहीं, सच मुझे बोलिएगा दिल से। बल्कि, हाँ, मुझे ये लगता है कि अम, इस चीज को का शायद एक जनमत संग्रह किया जाए या कोई सर्वे किया जाए, तब शायद मालूम पड़े, क्योंकि इसमें दोनों ही बातें थी। एक तरफ इस तरह का जो एक पब्लिक ओपिनियन दिख रहा था कहीं ना कहीं, कि जो हिंदू अगड़ा समाज है उसमें मतलब ऐसा, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये धर्म, हिंदू धर्म को ही खतरे में आ जाएगा इनके अगर ये रहीं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इन्होंने कई ब्राह्मण नेताओं को भी बहुजन समाज पार्टी में और अपनी सरकार में भी काफी महत्वपूर्ण पोजीशंस में रखा था। तो कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन इनका ये भी है कि ये ब्राह्मणों को कंपेयर टू समाजवादी पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो वैसे व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के आने से कोई भी धर्म खतरे में पड़ जाता है। ये सब हम देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा के आने से इस्लाम धर्म खतरे में पड़ गया। मुझे चलिए लगता है वो मान लेते हैं, धर्मावलंबी। मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं कि कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आ जाए,
जो हिंदू धर्म खतरे में हो जाए, जो बाबा साहेब जी की मूवमेंट से उठ के आए। और जैसे मायावती जी ने एंट्रेंस पे भगवान बुद्ध का प्रतिमा लगाई, जब हम दिल्ली से नोएडा जाते हैं, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे लगाई, प्रतिमा लगाई। और अलग अलग महापुरुषों की, चलिए वो तो सामाजिक थे, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई अगर नेता आए जो कि, क्योंकि बाबा साहेब जी का ये मिशन था कि भारत बौद्धमय हो, तो जो नेता अगर हम्म उनके उसके ऊपर चलेगा तो वो तो भारत को बौद्ध भारत बनाएगा। ये बात मैं स्पष्टता हम्म। कह दूं आपको और दर्शकों को भी। तो अगर ये परिवर्तन मान लीजिए होता है, अगर भारत में हम हाँ जी। बुद्धिज्म लेके आते हैं, तो ये जी। बुद्धिज्म क्या भारतीय जो हिंदू हैं उनके विरोध में होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल बेमानी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि बौद्ध धर्म का ये कहना तो नहीं है ना कि बाकी धर्म, किसी विशेष धर्म को खत्म कर दो। नहीं, मैं भी बिल्कुल भी थोड़ा नहीं। बहुत बौद्ध धर्म की काफी जानकारी रखता हूँ। मैंने हाल ही में एक, हालांकि वो बौद्ध धर्म के विषय में नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म से बहुत प्रेरित एक ऑथर हैं, वो यहूदी हैं अपने ओरिजिन से, युval नोआ हरारी। तो उनकी किताब पढ़ी, जिसमें वैसे तो वो किताब हमारी मानव जाति की पूरी इतिहास पे है, इस धरती, मतलब इस पृथ्वी पे। लेकिन वो जब बौद्ध धर्म का उल्लेख करते हैं तो वो बड़ी गहराई में चले जाते हैं, कई कई पन्ने उसको वो डेडिकेट कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बल्कि एक बहुत ही अच्छी, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं। बौद्ध धर्म में फिलॉसफी बहुत अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी ऐसी नेगेटिव बात है कि कोई एक धर्म विशेष खतरे में आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो, जैसा कि हम अभी पिछले इंटरव्यू में भी बात कर रहे थे, जो कुछ लोग खुद को जो ठेकेदार मानते हैं अंबेडकरवाद का, या जो खुद को उसका एक चेहरा बताते हैं आज की डेट में, वो कुछ इस तरह के संकेत इंगित करते हैं जो बड़े नेगेटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद जो लोग कम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, उन्हें में भी ये लगे कि नहीं, ये लोग आके जो है हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे, जैसे सिंबल्स को ब्रेक करना, और उन चीजों पे ही ज्यादा फोकस करके, उन चीजों के ऊपर ही ज्यादा बात करना, या। पर इतिहास गवाह है, मैंने अपनी जो पुस्तक है, अभी मेरे हाथ में नहीं है, बुद्ध का पथ, उसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि आप, सिर्फ बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कभी भी जो ना आक्रमण के जरिए या दूसरे धर्मों को तोड़ के, उनके मंदिर या मस्जिद जो भी है तोड़ के, कभी भी बौद्ध धर्म नहीं फैला। अशोक ने भी जो फैलाया, सम्राट अशोक ने जो फैलाया, वो भी शांति प्रिय ढंग से, जीत तो उसने करी, लेकिन तब तक वो बौद्ध नहीं बना था। जी। बाद में जब वो बौद्ध बना तो उसने शांति प्रिय ढंग से, मुस्लिम समुदाय के अंदर क्या प्रतिक्रिया रही मायावती जी को लेकर उस समय, कुछ इस बारे में आप बता सकते हैं? कुछ ऐसा है आपका तजुर्बा? मेरा अपना तजुर्बा इतना कुछ रहा नहीं, और शायद स्मृतियां भी अब धुंधली हो गई हैं। कहीं ना कहीं एक दलित और मुस्लिम वोटों की लामबंदी करने की एक, मैं ये नहीं कह रहा बहुजन समाज पार्टी, लेकिन आमतौर पे इसको एक ब्लॉक के तौर पे ही टारगेट किया गया है, चाहे पार्टी कोई भी रही हो। तो ऐसे कुछ मुस्लिम रहे होंगे मेरे ख्याल से जो शायद उनको सपोर्ट करते हो। हालांकि मुस्लिमों के लिए हमेशा सबसे ज्यादा लुभावनी जो नीतियां और जिस तरह के स्टेटमेंट्स, वो हमेशा इनके मुलायम सिंह और इनकी पार्टी के ही रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि सामुदायिक तौर पे हिंदू किससे डरते हैं, दलितों से डरते हैं या मुसलमानों से डरते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? डर तो देखिए, हमेशा जो एक डर वाली अगर आप बात करें तो वो मुस्लिम समुदाय से ही रहती है। और उसके लिए ऐतिहासिक कारण है, ऐसा नहीं है कि वो चीज बिल्कुल अकारण है। आपने अभी कुछ कारण खुद ही उल्लेख किया। तो मुस्लिम ऐसा कोई डर, समुदाय के उल्टा उल्टा मैं कहूंगा, अगर इस चीज की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ स्वीकारोक्ति की जाए, तो दलित समाज से डर तो नहीं। उल्टा दलित समाज को तो बहुत शोषित किया गया है। उनपे ही काफी मतलब किस कई तरह की ज्यादतियां हुई हैं। तो डर तो वहां नहीं होता जिस पे आप जाति कर नहीं, सको, लेकिन उससे एक डर बात ये आप भी है कैसे कि सकते। जब दलित भी सत्ता में आए, बीएसपी सत्ता में आई, तो मैंने सुना है कुछ ऐसे गांव हैं ठाकुरों के भी, जो गांव के गांव खाली हो गए, कि जब वो देखिए, सत्ता कुछ में चीजें आए हुई तो थी, उन्होंने भी दबंगगिरी कुछ शुरू कर दी। ऐसे उनके नहीं, उदाहरण भी देखिए है, इसलिए कुछ। मैंने प्रश्न पूछा हाँ, कि, क्योंकि इस तरह ये के। इंसान का एक फितरत है कि इंसान जब भी सत्ता में आता है ना तो वो दबंगाई दिखाने लगता है। ये समस्या जब बन जाती है तो इंसान फिर दूसरी बार प्रजातंत्र के अंदर सत्ता में उसका आना फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुस्लिम्स के अंदर एकता है, ये बात जी। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कही अपनी पुस्तक के अंदर। उनसे डर है, डर लगता है,
और ये जो एकता है उनके अंदर, ये क्या लगता है आपको कि ये एकता क्या कभी हिंदू धर्म में स्थापित हो पाएगी? या अगर बौद्ध धर्म को लागू किया जाए सरकार की तरफ से हिंदुओं पर, तब ये ऐसा हो सकता है कि ये एकता बन जाए? या हिंदू धर्म में रहते हुए भी आपको लगता है कि ये एकता संभव है? मुश्किल है, क्योंकि एक तो मुझे लगता है चाहे एक लिंग्विस्टिक ग्रुप हो चाहे एक रिलीजियस ग्रुप, जब भी कोई एक मेजोरिटी होती है, अक्सरियत होती है, एक प्राकृतिक तौर पे उनमें एकता या एका होने की या एक रहने की जो प्रकृति या जो इंक्लिनेशन होगी, टेंडेंसी होगी, वो हमेशा कम होती है। क्योंकि ये लगता है हम तो हैं ही बहुतायत में, तो उनमें आपस में विभाजन होता है। और चाहे आप हिंदी को एक भाषा, हिंदी भाषी समूह को देख लीजिए, चाहे आप हिंदू धर्मावलंबियों को देख लीजिए, हमेशा माइनॉरिटीज में एकजुट रहने की प्रकृति प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और मुझे लगता है ऐसा कम ही होगा, ऐसा होने के चांसेस कम है। और थोड़ा जातिवाद जो कम होता जा रहा है हिंदू समाज के अंदर, अब तो शादियां बहुत ज्यादा, हम लोग एक दशक पहले विवाहों की बात करते थे कि कितने ऐसे विवाह हो रहे हैं जहाँ पे मतलब वर और वधू जो है वो एक अगड़ी जाति और एक जो है दलित पक्ष से आ रहा है। अब तो हमें अपने सामने दिख रहा है, हमारे सामने कई ऐसे व्यवहारिक उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है कुछ कम जरूर होगा, शायद आपके एकजुटता परिवार में आए। भी एक विवाह हुआ है और हाल ही में, आपके जी परिवार हाँ, में भी विवाह हुआ है। बिल्कुल, मैं भी आया बिल्कुल था उस हाल में विवाह ही में। हुआ है। जी हाँ, आप उसमें आमंत्रित और थे तो। मेरी भी जो अब कजन तो है, 3 बहनें हैं, वो भी जो है ना, उनके भी अदर जी कास्ट ही हुए हैं मैरिज। जी 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 मेरी भी एक तरह से जी। अदर कास्ट है, हाँ शेड्यूल कास्ट के अंदर है लेकिन अदर कास्ट है। तो ये तो अच्छी हम्म। बात है कि समाज जुड़ रहा है और समाज जुड़ेगा। लेकिन अगर समाज जुड़ता है तो क्या हम्म। फिर एक नया संघर्ष आपको लगता है पैदा होगा? या जैसा कि कुछ राजनीतिक दल ये कर भी रहे हैं कि एक रूप से पैदा कर दो, तो मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में आपको लगता है फिर से एक संघर्ष होगा? ऐसा संभावना है? और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम्स चाहता हूँ बहुत कि मजबूत है क्योंकि वे पूरा मुगलों हाँ की जोन हाँ, है। एक्चुअली लोगों को ये बात क्लियर नहीं है कि वो पूरी देखिए, मुगलों की। मैं आपको अपने पूरे अनुभव से और अपने अंदर, हमारे अंदर जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और एक जो कलेक्टिव विजडम होती है, जो पुश्तों से जो है इकट्ठी होती रहती है और हम सबके अंदर है, इसके आधार पे यही कहूंगा कि मैं देखता हूँ कि काफी कुछ ये हमारे जो सत्ता नीति निर्धारक है उन पे भी डिपेंड है। लेकिन जिस तरह से चीजें अभी दिख रही हैं, एक अच्छा वेलकम चेंज मुझे दिख रहा है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय और ग्लोबल स्तर पर देखूं, मुझे लगता है अगर मुस्लिम समाज में, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो, अगर उनमें थोड़ा रिफॉर्म आए, रिफॉर्म सिर्फ उनके सामाजिक के अंदर नहीं बल्कि उनकी सोच में, अगर थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं आ रही है निखिल, आप रिफॉर्म म्यूट हैं मतलब शायद। हाँ, आपका मतलब सुधार आए उनके अंदर, सामाजिक हाँ, सुधार? उनकी सोच में सुधार आए, उनकी सोच में बदलाव आए, और वो थोड़े इंक्लूसिव उनकी सोच हो जाए। ये सुनने में थोड़ा सा थियोरेटिकल लगता है, पर ये बहुत प्रैक्टिकल होता है। इंक्लूसिव सोच का मतलब वो हर वक्त ये ना सोचे मैं मुस्लिम हूँ, ये मुस्लिम है कि नहीं है, ये मतलब हर वक्त धर्म के बारे में नहीं, कभी कभी एक एक इंसान, एक इंडियन के तौर पे सोचो, एक इंसान के तौर पे सोचो, या एक, ठीक है, मैं दिल्ली का बाशिंदा हूं तो मैं एक दिल्ली वाला के तौर पे सोचूं, या मैं एक सरिता विहार रेजिडेंट के तौर पे सोचूं। तो एक दूसरी आइडेंटिटी को वो प्राथमिकता दें, और सिर्फ अपनी धार्मिक आइडेंटिटी के बारे में 24 घंटे 365 दिन ना सोचें। तो कहीं ना कहीं अगर इस ये तरह का आपने एक बड़ी अच्छी बदलाव ये शुरू जो हो, बात कही ना कि 24 घंटे अपनी धार्मिक उसके बारे में ना सोचे, लेकिन धर्म का जो उसके प्रभाव है, आधार पे। जी। लेकिन जो धर्म का तो प्रभाव है। मुझे लगता है, संघर्ष, आपके सवाल का मैं जवाब कंप्लीट, मुझे लगता है संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। हम शायद एक ज्यादा अच्छे फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं। और जो मैं अंतर्राष्ट्रीय आपको कुछ डेवलपमेंट्स बता रहा था, क्योंकि देखिए हर चीज जुड़ी हुई है, हम अलग नहीं अपने आप को। आप देखिए वो देश जो नजीर रखते हैं, जो इस्लाम के लिए एक एक रोल मॉडल हैं, या एक उनके लिए वो उनके नजीर का पैरोकार हैं, और मतलब क्या उनके हुआ कुशल? मतलब जो उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, जो एग्जाम्पल उदाहरण सेट रखते करते हैं, हैं, जो अच्छा। उनके लिए, जो उनको लीड आदर्श है, करते हैं, जो उनके, आदर्श है। हाँ, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, या जितने भी अरबी ममालिक हैं, अरबी कंट्रीज हैं, वहां पे आज की डेट में आप देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है एक बुत परस्तिश का मरकज, एक मूर्ति पूजा का स्थल, एक मंदिर की जब उसका उद्घाटन हो रहा है और जब उसकी शुरुआती जो सेरेमनी हो रही है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उसमें वहां का शासक, जो कि एक अरब मुस्लिम है,
वो वहां खुद बैठ के उसमें शिरकत कर रहे हैं, और उनकी पूरी परमिशन से वो भव्य मंदिर वहां पे बन रहा है। दूसरी तरफ हम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया देखें, जिसको हम हमेशा वहाबिज्म और एकदम कट्टर इस्लाम के साथ जोड़ के देखते थे, आज वहां प्रिंस सलमान की जो सोच है कि भाई अब सब चीज एक झटके में, उन्होंने कितने सारे रिफॉर्म्स पिछले कुछ सालों के अंदर ही वो लेके आए हैं कि भाई सिनेमा भी अब अलाउड है। शाहरुख खान को उन्होंने इनवाइट किया, क्योंकि अब वो समझ रहे हैं ना कि भाई ये एक बहुत बेमानी बात है कि ह्यूमन फॉर्म का एक रिप्रोडक्शन एक इमेज के तौर पे अन इस्लामिक या बिल्कुल हराम होना, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात, क्योंकि हर एक के हाथ में आज की डेट में मोबाइल फोन है, सब सेल्फीज ले रहे हैं और चौबीसों घंटे वीडियोस बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम सिनेमा को बैन करें? इसमें कौन सी मतलब समझदारी वाली बात है? कौन सी इससे मतलब कौन से इस्लाम को हम फॉलो कर रहे हैं? प्लस वो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग, ये हम सबके लिए एक कट ऑफ बन के ना रह जाए या एक मिस्ट्री बन के ना रह जाए, लोग यहाँ आए और तफरी करें, घूमें, देखें। मे भी सिर्फ मदीना नहीं आ सकते क्योंकि वो होली सिटी है, गैर मुस्लिम वहां अभी भी उनका प्रवेश वर्जित है, लेकिन कम से कम दूसरे हिस्से, सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा देश है, तो जब वहां पे ऐसा चेंज आ रहा है, तो क्या ये जो कट्टरपंथी और ये जो बांटने वाली सोच रखने वाले जो मुस्लिम नेता जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, खास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कब तक अपनी दुकान चला पाएंगे? तो ये चीज अब देखने वाली बात नहीं, है लेकिन ये जो भविष्य में। आपने बदलाव बताया है तो मुस्लिम वर्ल्ड में आ रहा है, मुस्लिम दुनिया में आ रहा है बदलाव। जी लेकिन हिंदू दुनिया में भी तो एक बदलाव आ रहा है ना। वो ये कहते हैं अगर वहां जी। पर खुल गया, मंदिर खुल गया, तो ये हमारा सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म की विजय है। तो वो भी तो असर्ट असर्शन उनकी तरफ से जोर लगाई हाँ, हो रही यहाँ है ना। पे भी ऐसी आवाजें, हाँ इस तरह की आवाजें यहाँ पे भी हैं। इसको दो तरह से देखा जा रहा है हिंदू समाज में, मैं आपको बताऊं, एटलीस्ट वर्तमान में शायद कुछ ऐसी आवाजें हो, मैंने बहुत ज्यादा इस तरह की पोस्ट नहीं पढ़ी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, जो अबू धाबी में अक्षरधाम मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर की जो भूमि पूजन और जो वहाँ का उद्घाटन अभी शुरुआत जो हुई है, उसके बारे में इस तरह की पोस्ट तो कम दिखी मुझे कि हाँ ये हिंदू की पताका फहर रही है। हाँ ये जरूर ज्यादा है कि कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति और हमारी जो मतलब विदेश नीति है उसकी कहीं ना कहीं जीत है कि भाई हमारे सिंबल्स को भी अलाउ किया जा रहा है और इस तरह से। हाँ लेकिन इस तरह की आवाजें भी आएंगी जैसे आप बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता इनका हिंदू समाज के ज्यादातर अधिकांश लोगों पे ज्यादा कुछ असर पड़ेगा इस तरीके का कि वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाए या सेल्फ सुप्रीमेसिज्म उनमें आ जाए, क्योंकि सेल्फ सुप्रीमेसिज्म कभी रहा ही नहीं है। ये तो बात सर्वविदित है कि हिंदू धर्म मानने वालों या हिंदू धर्म के अंदर सेल्फ सुप्रीमेसिज्म वाली कोई भी चीजें नहीं है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि ये हमारी कूटनीति की जीत है, तो वो कौन सी कूटनीति की जीत हो गई इसमें? क्योंकि मुझे लगता है ये जिस तरह से जो इन चीजों को रिपोर्ट किया जाता है कि भाई ये एक इंडियन बिजनेस हाउसेस जिनका आज की डेट में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट में मौजूद होना बहुत जरूरी है, चाहे वो गुजराती बिजनेस घराने हैं या कुछ है, तो तो पैसा तो अरब देशों के उनको पास जगह ज्यादा है, देने। पैसा तो अरब देशों के हाँ पास जी, ज्यादा है। पैसा पैसा अरब तो अरब देशों के देशों के पास जा पास रहा है, ज्यादा पर है, कहीं ना कहीं हाँ ट्रेड ज्यादा है हमारे वगैरह पास। इससे मतलब ये है। हाँ तो उन्हें शायद जरूरत है, या वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि तेल वगैरह भी अब खत्म होने के कगार पे है कई देशों में, तो तो कुल वो अपनी मिलाकर बात इकोनॉमी को यह है कि जो डाइवर्सिफाई। व्यवहारिकता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिन रात आप धर्म धर्म, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध जी हो, चाहे जी सिख जी। हो, चाहे ईसाई हो, दिन रात धर्म को धर्म धर्म करते रहोगे। इसी के ऊपर मैं किताब भी पढ़ रहा हूँ, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, डॉक्टर अम्बेडकर जी की। तो वो भी जो है ना, इसको इसलिए क्या है, ये प्राचीन धर्म है। लेकिन जो इसका प्रभाव अब पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर इतनी ज्यादा जनसंख्या, मतलब बहुत पुराना डाटा था कि 20 करोड़, आई थिंक अब तो वहां की 25 करोड़ जनसंख्या हो गई होगी। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्षेत्रफल के अंदर वो यूरोप के आगे कुछ भी नहीं है, और यूरोप की जनसंख्या वहां से डबल है बस, और उसका क्षेत्रफल तो बहुत कम है। लगभग लगभग यूपी के और बिहार के ये दो राज्य तो कम से कम ऐसे हैं कि वहां पे घर का एक बच्चा तो जरूर बाहर काम करने जाता है। रोजगार बिल्कुल भी हम्म नहीं है, लेकिन सत्ता वहां पर पूरी तरह से धर्म के हिसाब से चल रही है। हम्म ऐसे में अगर मायावती जी, जैसे कि आशा जगाई जा रही है, दोबारा आ जाएंगी, हम्म तो आपको लगता है कि वो कोई परिवर्तन कर पाएंगी इस इतने जटिल स्थिति में? जब रोजगार नहीं है, एआई आ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकीकरण से पुराने पारंपरिक रोजगार हाथ वाले सारे खत्म हो गए।
तो आपको लगता है कि वो रोजगार को दे पाएंगी अ, उन्हें देखिए, सब कुछ संभव है अगर इच्छा शक्ति हो, जो कि अब दिखता नहीं है मुझे कि मायावती, मुझे ऐसा और बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के अध्याय को बहुत पहले ही समाप्त कर दिया। अब उनका अगर कोई उत्तराधिकारी है जो इस उनके परचम को लेके आगे आए, तो वो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर एक नेता विशेष के तौर पे उन्हें उत्तराधिकारी? देखा तो जाए यही तो। तो समस्या है ना कि उन्होंने अपने आप को काशीराम जी का उत्तराधिकारी बनाया, और फिर एक और उत्तराधिकारी वो अपने परिवार से लेके आना चाहती हैं। लेकिन काशीराम जी तो कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आए, डॉक्टर अंबेडकर जी कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आए। ये एक अलग तरह की राजनीति है। हालांकि वे शुरुआत में राहुल गांधी जी के लिए कहती थी कि ये तो शहजादे हैं कांग्रेस के, हम्म। तो अब वो अपने जी भतीजे को भी शहजादे को लेकर आना चाहती है। ये सब राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। हो सकता है कि कई बार इसलिए भी होता है कि कई चीजें गुप्त होती है, मतलब इसको हम नेगेटिव भी जी नहीं ले सकते। कई बार ऐसी राजनीति में गुप्त चीजें होती हैं, और कई बार आपने ये भी देखा है, अभी फिल्म आई शिवाजी के ऊपर, हमने देखा कि उनके परिवार ने कैसे उनको धोखा दिया। तो धोखा तो मिलना होता है तो परिवार के अंदर से भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी जी लोग, कई ऐसी गुप्त चीजें होती है जो कि वो परिवार के सदस्यों के साथ ही साझा करें। और राजनीति में तो जहां पर ये भी नहीं पता होता कि आप कहीं पानी पी रहे हो तो आपको जहर दे दे और शाम को आपको हार्ट अटैक हो जाए। हमारे एक प्रधानमंत्री भी की भी डेथ हो गई। चलिए अब इस चीज को हम छोड़ जी देते हैं। यहाँ पर मैं एक और टॉपिक को नहीं उठा रहा हूँ, वो है आय से ज्यादा संपत्ति, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। और भारत के लगभग हर नेता का यही काम है कि वो आय से ज्यादा संपत्ति रखता है। मैं नहीं उठा रहा, इसका मतलब ये नहीं है मैं इसका विरोधी नहीं हूं, मैं इसका बहुत ही कड़ा विरोध करता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी भैया प्रजातंत्र के है तो इसमें खर्चे बहुत होते हैं। खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन खर्चे खर्चे होने चाहिए, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए भी इस मुद्दे को मैं नहीं उठाता। मैं ये आता हूं कि जो उनका कार्यकाल रहा, क्या उस समय रोजगार पैदा हुआ? हम्म, आप तो अब उसी इसके टाइम पे आंकड़े मूव किया हो निखिल। ना आपने, आपके हाँ आपने तो लेकिन, बिल्कुल उसी टाइम पे मूव किया है। हाँ तो ऐसा तो कोई आपके कई मित्र रिमार्केबल, जो रहे होंगे, जो आपके साथ पढ़े देखिए, होंगे ऐसा स्कूल कोई में। रिमार्केबल रोजगार, ऐसा कोई रिमार्केबल रोजगार वहां नहीं पैदा हुआ किसी भी दौर में अभी तक। हाँ, क्योंकि अब जब ये योगी सरकार भी जब से है, तब से भी जो सबसे जरूरी काम है उसको उन्होंने सर्वप्रथम दिया, और बस उसी को थोड़ा सा वो इन ऑर्डर लेके आए हैं, तो उसी की वो नहीं, मतलब कौन सा उसी काम? को वो एक कौन सा काम लिया वो उन्होंने? कानून व्यवस्था, और कानून ये व्यवस्था। जो कानून व्यवस्था तो कानून देखिए, व्यवस्था इतना हो बड़ा गई या राज्य है, इतनी पॉपुलेशन है, तो गड़बड़ तो होगी ना। और जब गड़बड़ होगी, बेरोजगारी है, लेकिन आए दिन मैं देखता हूँ युवाओं को गोली मारी जा रही है। नहीं, और उसमें बेरोजगारी के साथ साथ उसमें एक एक जाति विशेष के लिए कुछ फेवरेटिज्म, और जो सरकारी भर्तियों में जो अनियमितताएं और जो भ्रष्टाचार होता था, और जो सरकारी एग्जाम्स जो होते थे ये जो उनमें है जो अपनी चीटिंग जाति होती के थी, लिए तो ये ये सारी इल्जाम बातें। योगी आदित्यनाथ जी पे लग रहा है। ये इल्जाम मुलायम सिंह जी के समय भी लगा, लेकिन मैं आपके अखिलेश जी के आपके सिंह पे सवाल भी पे लगा, अगर और वापस मायावती जी जाऊं, के, हाँ, तो समय भी मैं लगा। आपके सवाल पे वापस जा रहा हूं कि आर्थिक अवसर और रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे, जितना बड़ा वो राज्य है और जितनी उसमें पोटेंशियल है, वो अभी तक पैदा हुए ही नहीं है किसी भी दौर में, किसी भी नेता के शासनकाल में। अगर ये पारंपरिक उद्योगों को फिर से रिवाइव किया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? जैसे जी, वहां पर पीतल के काम है, क्यों नहीं, क्यों हथकरघे नहीं हो हैं। सकता। पीतल है, हथ करके मैं आपको लेदर का बताऊं, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से अभी बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपने बेटे के लिए स्कूल शूज ढूंढ रहा था, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्कूल शूज जल्दी फट जाते हैं, और छोटे बच्चों के खासतौर पे, और आजकल कम टिकाऊ चीजें ही ज्यादा बन रही हैं, जैसे कि वो रेक्सिन के शूज, जो मुश्किल से एक महीने क्या 2 हफ्तों में भी फट जाते हैं। तो मुझे कानपुर का एक छोटा लेदर व्यवसाय है, उन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, और उनके इतने उच्च कोटि और उच्च गुणमान के उनके प्रोडक्ट्स थे, जो कि मेरे उनसे बात सिर्फ व्हाट्सएप पे हुई, उन्होंने मुझे बच्चे के साइज में शूज जो थे वहां से कोरियर करके भेजे। वो इतने अच्छे हैं कि मैं मानता हूं कि इस कंपनी को तो पैन इंडिया होना चाहिए, क्योंकि जो लेदर का काम और जो उत्कृष्टता थी चमड़े के काम में, वो बहुत जबरदस्त है। तो पीतल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में चमड़े का भी बहुत एक चमड़े एस्टेब्लिश्ड का, उद्योग रहा पीतल है, जो का, कि चीनी मिट्टी के बर्तन है वहां पर। जी बिल्कुल, पोस्ट खुर्जा में चीनी इंडस्ट्री है मिट्टी है। मेरठ के अंदर, लोगों को पता नहीं जी होगा शायद।
कि जो हॉलीवुड में फिल्में बनती है, जैसे उसमें तीर कमान वगैरह बनते हैं, जैसे ग्लैडिएटर जो फिल्म आई थी 98 में, तो वो जो तीर कमान जी वगैरह है वो भी मेरठ से बनकर गए थे। फुटबॉल्स, जी हाँ। क्रिकेट की बॉल, स्पोर्ट्स का सारा जो इंडस्ट्री है वो वहां पर है। लेकिन एक समस्या ये भी है कुशल, मैंने देखा है कि जैसे क्रिकेट की बॉल तो कई बड़ी महंगी आती है, लेकिन वो जो सिलाई का कारीगर होता है ना, जो उस बॉल को सिलता है, उसको वो जी पैसे नहीं देते ढंग से। हाँ, तो ये देखिए लेबर जो रेट वेजेस बहुत, में श्रम जो। के जो रेट है ना, पारंपरिक कामों में भी उत्तर जी प्रदेश में बहुत कम है। जो मतलब अगर दिल्ली के अंदर एक फैक्ट्री में 12,000 मिल रहा है, उसी काम का उत्तर प्रदेश में 8,000 रुपये मिलता है। जी हाँ, तो इसीलिए लोग वो वाले जो उनके जो स्किल्स थे, उन स्किल्स को छोड़ के वो माल दूसरे बिक रहा है दिल्ली रोजगारों में। में, कमाई हो रही है दिल्ली से, जी चीज अगर हाँ न्यूयॉर्क जी। में बन रही है, माल बिक रहा है न्यूयॉर्क में, माल बिक रहा है लंदन में, और रेट लेबर को किसका मिल रहा है? जी हाँ, नहीं आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह के जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंडस्ट्री खुद नहीं करेगी तो वो बिजनेस फिर आप स्केल अप नहीं कर सकते उसको। हाँ, तो इससे जो ये तो माहिर कारीगर है वो डेफिनेटली तो खत्म होते जाएंगे, फिर वो इंडस्ट्रीज माहिर खत्म जाती कारीगर, जाएंगी। और तो वो इंडस्ट्री की जो जो उत्कृष्टता थी, वो भी जो उसका नाम था वो खत्म होता है ना फिर, वो भी खत्म हो अगर उसका जाएंगे। कारीगर ही नहीं बचा। अब ये जो मायावती जी ने अपने भतीजे को लेकर आया है, आपको कैसा लगा जब इन्होंने इनको कुछ पोस्ट वोस्ट दी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ऐसी कोई पोस्ट दी? मतलब ये लड़का तो जो है ना बड़ा यंग लड़का था। अच्छा, मैंने इसके भाषण सुने, बड़ा जोरदार भाषण भी दे रहा था। हालांकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भाषण दे तो उसको सब नहीं मान लो, फिर भी ठीक है, मुझे लगा कि सही, बहुत अच्छा दे रहा था। फिर अचानक उसको रोक दिया बेचारे को। अब उसे रोक दिया, अब फिर लेकर आई है, अब वो बीजेपी ने उसकी सिक्योरिटी हटा हटा ली है। तो ये, और हर जो पुराने लोग हैं ना वो ये कहते हैं कि भाई बहुत जो है ना इनका जो नेचर है वो बहुत मतलब निश्चित नहीं होता, अचानक ही कोई डिसीजन ले लेंगी, फिर पलट जाएंगी। खैर परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं कि कई बार आपको एक्टिव होना पड़ता है, डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। पर आपको कैसा लगा, मतलब कि जब ये अपने भतीजे को लेकर आई तो? अ, मैंने उस घटनाक्रम को बहुत ज्यादा डिटेल में फॉलो नहीं किया था, नहीं, फील कैसा लेकिन हुआ, हाँ जो फील बात कैसा हुआ? जैसे अ, मैं दिल्ली का बंदा हूँ तो मैं कहा भाई, केजरीवाल ने कहा मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ऐसे मायावती जी कहती थी ये तो कांग्रेस का शहजादा है, ये है वो है। तो जब वो अपने शहजादे को लेकर आई तो मेरा मैंने आप कहा मेरा भाई आप अगर मेरा शहजादा है। मेरा व्यक्तिगत विचार पूछ रहे हैं, आपको सुन के शायद थोड़ा थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि आप शायद कोई मुझसे नेगेटिव जवाब की उम्मीद कर रहे हो। मुझे ये लगा कि जब ये जो मायावती हैं, जो एक 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 टाइम में इतनी मुखर नेत्री रही हैं, और अब इन्होंने एक तरीके से जो भी कारण रहे हैं, उन्होंने एक तरीके से अपने पॉलिटिकल करियर का खुद रिटायरमेंट लिया है, और वो अध्याय बंद कर दिया। इनके स्टेटमेंट्स भी कई सालों से जो आते थे, उनमें वो फायर नहीं दिखती थी जब ये अपने प्राइम में थी, तो जिस कन्विक्शन के साथ ये बोलती थी, अब सिर्फ कागज से पढ़ती हैं। इनके अंदर की स्पार्क जो है वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनके ऊपर दबाव रहा होगा कि भाई पार्टी का क्या होगा आगे, आप तो कुछ कर नहीं रही हैं, तो किसी को आगे तो हो सकता है उसमें इन्होंने अपने भतीजे को। तो मैं इसको बहुत ज्यादा परिवारवाद का एक एक, प्राइम एग्जाम्पल ना मानते हुए, मैं यही कहूंगा कि शायद ये बड़ी हाफ हार्टेड एफर्ट्स हैं पार्टी की लेगेसी को आगे कायम रखने के लिए, कि शायद पार्टी का एक दल रहा होगा नेताओं का, जिन्होंने उनके भतीजे की संस्तुति की होगी, और उन्होंने ठीक है भाई अब आपको ये पद दिया जाता है। नहीं, तो वो ये भतीजे काफी के टाइम से ससुर भी हाफ जो है वो हार्टेड। दक्षिण भारत के अंदर किसी राज्य के प्रभारी, मतलब तो उनके परिवार के ही अच्छा। कई कई सदस्य जो है वो प्रभारी वगैरह बने हुए हैं। जी जी जब ये जी। बीएसपी हारी थी तो बहुत से मेरे मित्र थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब कि आप जब सत्ता में बहुत समय होते हो तो लोग आपको फॉर चेंज आपको हटाना चाहते हैं। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी मतलब लोगों ने सिर्फ मूड स्विंग के कारण उनको सत्ता से हटाया था? मुझे इसमें लगता है उनके हटने में एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा ये जो जो ये इम्प्रेशन था, जो एक नेगेटिव सिंबल, कहीं ना कहीं लोगों को जो डराया गया है, जो फियर फैक्टर नहीं, क्रिएट किया डराया गया, गया, शायद ये ये ज्यादा लोग डर गए, लोग डर गए, मतलब लोग डर जो गए। भी उसको अच्छा, आपने थोड़ा बताया हाइटन दूसरी भी किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जी जी डराया जी। गया। अब ये, अच्छा, ये हम्म। सारी पार्टी जो मायावती जी की मूर्तियों को लेके, स्मारकों को लेके इतना चिल्लाती थी, ये सारी पार्टियां स्मारक बना रही है। चाहे वो वल्लभ भाई पटेल का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, तो राम मंदिर तो हम मान लेते हैं मुद्दा है, वो शिवाजी की प्रतिमा भी लगा रहे हैं, अब वो बाबा साहेब की प्रतिमाएं भी लगा रहे हैं।
तो ये मुद्दा तो अब खत्म हो गया ना। जी अब इनके पास क्या मुद्दा बचा है मायावती जी के खिलाफ? कोर्ट ने उनको बरी भी कर दिया है से अधिक संपत्ति के मामलों में। अब इनके पास क्या मुद्दा रह जी। जाता है मायावती जी के खिलाफ? किसके परिवारवाद पास सब मुद्दा? पार्टियों में, दूसरी पार्टियों के पास हाँ, नहीं, मुद्दा मुझे नहीं क्या रह लगता जाता है किसी इनके के पास? पास मायावती जी के खिलाफ तो कोई लोग मुद्दा तो नहीं। मुद्दा ही नहीं है इनके पास। उन्होंने इतने साल से राज नहीं किया तो फिर वैसे ही मुद्दा कोई नहीं बनता। नहीं, मुद्दा बात तो ये नहीं रूलिंग राजनीति की है, पार्टी के बात ये है कि अगेंस्ट जो बनता है। जो कह रहे थे परिवारवाद का कह रहे थे, परिवारवाद का अभी अब तो खैर अभी कहा है, परिवार बाकी तो पार्टियों मैंने का भी आपसे है। कहा ना कि ये मूर्तियों एक का एक बोला, भतीजे को स्मारकों का रख बोला, देना। यूज बना रहे हैं। देखिए, एक सत्ताधारी पार्टी में परिवारवाद के आरोप लगने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि आपके पास कई ऐसे पद होंगे जो जो पोजीशंस ऑफ पावर हैं। अब यहाँ पे उन्होंने अगर एक अपने भतीजे को प्रभारी बनाया, मैंने कहा मेरी नजर में तो एक कोई बहुत नहीं, मैं तो बड़ा इसमें कोई कहता हूँ, मैं तो बाकी पार्टी सत्ताधारी, परिवारवाद का ये नंबर वन मुद्दा मैं तो तो नहीं कहता हूँ है और भाई नंबर वन एग्जाम्पल भी नहीं है। आप एंटी डायनेस्टी लॉ लेकर आओ कि मेरे पर अगर मैं हम्म, मिनिस्टर बन गया या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ दो तीन पीढ़ी तक नहीं बन पाएंगे। लेकिन तो ये कानून क्यों नहीं बनाते फिर ये ऐसा? हाँ जी। जी जी। खैर, बहुत हाँ अच्छा लगा आप आए इस कार्यक्रम में। और जी। आपने जो विचार रखे, तो कोई ऐसी सलाह है जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर को आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि सभी पार्टियों का और सभी तरह की राजनीति का होना, अ, मैं मानता हूँ बहुत जरूरी है एक एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। और लोगों के पास हर तरह के ऑप्शंस होना एक वोटर के पास। तो एक पार्टी जो क्योंकि मैं पर्सनली बहुत मैं कहूँ मैं बहुत ऊंची निगाह से देखता हूँ जो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह उभरी है, और जो कांशीराम और जो मायावती जिस तरह इन्होंने आउट ऑफ नथिंग एक इतने बड़े मूवमेंट को, इतनी बड़ी पार्टी को इन्होंने शक्ल दी। तो मुझे लगता है उसका इस तरह विलुप्त हो जाना एक बहुत ही त्रासदीपूर्ण बात है। बहुत तो मुझे त्रासदीपूर्ण लगता बात है। है उत्तर प्रदेश के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि भावना, समय कम हो रहा है। खैर, जो भी दर्शक देख रहे हैं वे हमसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बहुजन मिशन की पुस्तकें ले सकते हैं। मेरे नंबर नोट कर ले, मुझे फोन जरूर करें और मुझे मैसेज जरूर भेजें। वो नंबर है 8527533051, 8851188170, और एक खाली व्हाट्सएप का नंबर है 8447913116। ये पुस्तक है जो कि कुशल शर्मा जी के सहयोग से प्रकाशित हुई और मैंने इसको ट्रांसलेट किया। ये पुस्तक अब की बार बाबा साहेब जी की जयंती पर नोएडा के अंदर 100 प्रतियां इसकी गई हैं और लोगों ने बांटी हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं, nspmart.com पर। कुशल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगले बहुत मुद्दे बहुत पर आप धन्यवाद जरूर आपका भी। आइएगा।